तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए। कि उनके बातों को सुनकर ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रविवादी पार्टी है और गाने से ज्यादा निभाना जरूरी है। कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। कि कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिसी न सिर्फ पार्टीशन को रोकने में विफल रही, बल्कि मैं मानता हूं कि यह पार्टीशन का कारण भी बनी है। अध्यक्ष महोदय, नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं। ये वो गीत है जिसने आजादी की लड़ाई में पूरे देश को एकजुट कर दिया था, अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। इसी राष्ट्रगीत पर देश की संसद में चर्चा हो रही है। लोकसभा में प्रधानमंत्री राहुल गांधी विदेशी मेहमानों से नहीं मिलने देने का आरोप लगाते हैं। अभी उन्होंने पुतिन के दौरे पर कहा था कि उनके पास देश को लेकर एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, लेकिन जब देश की संसद में राष्ट्रीय गीत पर चर्चा हो रही थी तो उन्हें शायद सुनना भी उचित नहीं लगा। लेकिन जब प्रियंका गांधी लोकसभा में बोलने आई तो उन्होंने वंदे मातरम को लेकर हो रही चर्चा पर ही सवाल उठा दिए और आरोप लगाया कि सरकार का मकसद असल मुद्दों से ध्यान भटकाना है, इसलिए वो वंदे मातरम पर बहस करा रही है। अखिलेश यादव ने ऐसी चर्चा को राष्ट्र विवादी और दरारवादी से जोड़ दिया और सवाल किया कि राष्ट्रगीत पर बात करने वाले बताएं कि उन्होंने देश की आजादी में क्या योगदान दिया था। एआईयूडीएफ के चीफ रफीकुल इस्लाम ने वंदे मातरम पर चर्चा को ही फिजूल बता दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या पंडित नेहरू ने सब कुछ जानने समझने के बाद भी देश में तुष्टीकरण की बड़ी बुनियाद रखी थी? ये आरोप सही है? और सबसे बड़ा सवाल जो पब्लिक पूछ रही है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर देश की संसद में चर्चा मोदी विरोधी क्यों आग बबूला? ये सवाल पब्लिक का है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम के महत्व को देश के सामने रखा और कहा कि वंदे मातरम की जिस भावना ने देश की आजादी की जंग लड़ी, उसी तरह एकजुट होकर आज भी देश को आगे ले जाने का वक्त आ गया है। मोदी ने आपातकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला और आरोप लगाया कि आज की कांग्रेस एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या कहा। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। प्रधानमंत्री के संसद में वार पर कांग्रेस और मोदी विरोधी पार्टियों में खलबली मची हुई है।
इन पार्टियों का सवाल यह है कि बीजेपी और आरएसएस का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान है जो वो वंदे मातरम को लेकर इतने आक्रामक हैं। सुनिए मोदी विरोधी पार्टियों में किसने क्या कहा। आज की ये बहस मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। जैसे मैंने कहा, ये गीत देश की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। 75 सालों से हमारा देश आजाद है, तो फिर आज इस बहस की क्या आवश्यकता है? हमारा यहाँ मकसद क्या है? देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने, सभापति महोदय, ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया। 8 घंटा वंदे मातरम पे डिस्कशन के लिए रखा गया है। मुझे नहीं समझ में आ रही कि इसकी क्या जरूरत थी। एक मिनट के लिए कितना पैसा खर्च होता है। पार्लियामेंट का टाइम का बहुत मूल्य है, और पैसा कौन पे करता है? ये भारत के लोग पे करते हैं। सुना आपने, प्रियंका गांधी वंदे मातरम को लेकर चर्चा पर ही सवाल उठा रही हैं। ये वही प्रियंका गांधी हैं जो कभी फिलिस्तीन का बैग लेकर संसद में पहुंचती हैं। सवाल है कि अगर वंदे मातरम पर चर्चा यूजलेस है तो फिर फिलिस्तीन का बैग लेकर संसद पहुंचने को कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज कई चिट्ठियों का जिक्र किया, लेकिन कुछ फैक्ट मैं भी यहां आपके सामने रखना चाहती हूं। 20 अक्टूबर 1937 को नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को चिट्ठी लिखकर कहा कि गाने की पृष्ठभूमि मुसलमानों को चिढ़ा सकती है। संस्कृत भाषा की कठिनाई ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती। मैं भी इसे बिना डिक्शनरी की सहायता के नहीं समझ सकता। ये नेहरू जी के खुद के वाक्य हैं। सांप्रदायिकता की तरफ झुकाव रखने वाले लोग इससे प्रभावित हुए हैं। AIUDF के रफीकुल इस्लाम वंदे मातरम पर चर्चा को फिजूल खर्च बता रहे हैं। क्यों भाई? जब पार्लियामेंट रोकी जाती है, जब चर्चा नहीं होती, वो फिजूल खर्च नहीं नजर आती। वंदे मातरम फिजूल खर्ची है। राष्ट्रीय गीत पर देश की संसद में चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी? कुछ लोग वंदे मातरम का विरोध करने के लिए धर्म विशेष को आगे कर देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? कुछ और फैक्ट्स मैं आपके सामने रखती हूं। क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान ने फांसी के पहले परिवार को जो आखिरी चिट्ठी लिखी थी, उसमें लिखा था, आखिरी वक्त में मेरे होठों पर वंदे मातरम और अल्लाहू अकबर दोनों होंगे। खान अब्दुल गफर खान की दुहाई खिदमतगार सभाओं में वंदे मातरम गाया जाता था। शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर भी खिलाफत आंदोलन में सभाओं में पहले वंदे मातरम फिर अल्लाहू अकबर का नारा लगवाया करते थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हसरत मोहानी भी वंदे मातरम कहा करते थे। लेकिन सवाल है कि वंदे मातरम पर संसद में हो रहे चर्चा का मकसद सचमुच क्या देशभक्ति और एकजुटता है, या फिर इसका कोई छिपा हुआ राजनीतिक मकसद है? ममता बनर्जी ने वंदे मातरम को सीधे बंगाल से जोड़ा और बीजेपी पर बंगाल का योगदान और महापुरुषों के अपमान का आरोप लगाया। सुनिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन रॉय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया? ये सब लोग जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है, जाने बांग्लार अबुदान। वंदे मातरम को लेकर सवाल उठाने पर कई बार सामने वाले को यह कहा जाता है कि चलो गाकर सुनाओ। मैं समझती हूं कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को राष्ट्रगीत का एक एक शब्द याद ना हो। बहुत से लोगों को बहुत सारी चीजें पूरी तरह याद नहीं होती, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सामने वाले का भाव देखा जाता है, वो मायने रखता है। संसद में चर्चा के दौरान
भी कई बार ये दिखा और संसद के बाहर भी एक डिबेट इसे लेकर चल रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करा कि 1940 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुस्लिम लीग के गठबंधन करने पर 2005 में LK आडवाणी के कराची दौरे और 2009 में जसवंत सिंह की किताब का हवाला देते हुए जिन्ना को लेकर मोदी सरकार को घेरा। तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और लेफ्ट पर पलटवार किया और कहा कि जिन्ना के मुन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत है, वंदे मातरम से कांग्रेस और लेफ्ट को एलर्जी है, जबकि उन्हें इससे एनर्जी मिलती है। सुनिए अनुराग ठाकुर। वंदे मातरम हम राष्ट्रभक्तों के लिए एनर्जी है और कुछ लोगों को इससे एलर्जी है। जिन्ना को वंदे मातरम से दिक्कत थी, अंग्रेजों को वंदे मातरम से दिक्कत थी और जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है। जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, जिनमें वंदे मातरम सुनकर ऊर्जा का संचार नहीं होता, या तो वो कांग्रेसी है, कम्युनिस्ट है या लीगी सोच के समर्थक है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, वोट बैंक के लिए कांग्रेस पर देश के राष्ट्रगीत को बदलने का आरोप कितना सही है? सवाल नंबर 2, क्या राष्ट्रगीत पर संसद में चर्चा को फालतू कहने के पीछे वोट बैंक की राजनीति है? सवाल नंबर 3, क्या वंदे मातरम को लेकर बीजेपी के आक्रामक होने की वजह बंगाल चुनाव है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी, डॉक्टर आनंद रंगनाथन ऑथर हैं, लेखक हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अनुराग भदौरिया जी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। सईद असीम वकार साहब हैं नेशनल स्पोक्स पर्सन AIMIM के। लेकिन मेरा पहला सवाल अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता को जाता है। और अश्विनी जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सरल है। राहुल गांधी यूं तो कहते हैं कि उन्हें बुलाया नहीं जाता क्योंकि सरकार इनसिक्योर है, और आज पार्लियामेंट की डिबेट में ही वो नदारद थे, नजर नहीं आए कहीं पर। प्रधानमंत्री ने डिबेट ओपन की, 150 साल हो रहे हैं वंदे मातरम के, और वंदे मातरम गीत आप गाएं या ना गाएं, इसके भाव से तो कम आपको लगाव होगा ही, क्योंकि इसके भाव से हर भारतीय को लगाव है। ये वो नारा है जिससे इस देश ने आजादी की तरफ अपना पहला कदम उठाया था। इससे इतनी एलर्जी क्यों है? नाविका जी, गुड इवनिंग टू योर व्यूअर्स। और वंदे मातरम हमारे दिलों में है, हमारे देश की शान है। भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी राजनीतिक संपत्ति बनाना चाहती है। रही बात वंदे मातरम पर डिबेट की, वो मुझे भी नहीं आता। ये तो वही बात हो गई कि मैं ये डिस्कशन शुरू कर दूं आपके चैनल पर कि आपका नाम नाविका कुमार क्यों है या राधिका जी का नाम राधिका खेड़ा क्यों है। हो सकता है पहले इनके चाहने वालों ने कोई और नाम रखा हो, राधिका बखेड़ा रखा हो, बाद में राधिका खेड़ा कर दिया, या आपका कुछ और नाम रखा हो, कुछ और चेंज कर दिया। तो मुझे लगता है ये वही बहस के विषय हैं। जो चाहने वाले थे देश के, जो देश के लिए लड़ने वाले थे, उन्होंने नाम रखे, उन्होंने उसको अपना फ्रीडम स्ट्रगल का एक स्लोगन बनाया, देश के लिए जान दी, देश के लिए जेल गए। और उन पर सवाल कौन कर रहे हैं? जो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, जो हमको ताना दे रहे हैं कि हमने जिन्ना के सामने घुटने टेके। अरे जिन्ना से गले तो ये मिल रहे थे, जिन्ना के साथ मिलकर के सरकारें तो ये बना रहे थे, जिन्ना के जाकर मजार पे मत्था तो ये टेक रहे थे। तो इनका वंदे मातरम पे बहस करना कतई शोभा नहीं देता। यहां तक कि इनके एक प्रचारक हुआ करते शेषाद्री जी, HP शेषाद्री जी, वो बंकिम चंद्र को भी बोलते थे कि टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पर्सन। उन्होंने बंकिम चंद्र जी का सम्मान नहीं किया। तो ये किस मुंह से वंदे मातरम की डिबेट कर करके अपना जो इतिहास कुछ है ही नहीं, जो अथाह से गद्दारी का इतिहास रहा है, अंग्रेजों की मुखबिरी का इतिहास रहा है, वहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ फुटप्रिंट ढूंढना चाहते हैं। और कोई विषय नहीं है नाविका जी, क्योंकि बार बार 1937 का जिक्र हो रहा है। 1937 में मुस्लिम लीग पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मुस्लिम लीग को मजबूत करने का काम हिंदू महासभा ने किया और इनके समर्थक आइडियोलॉजी ने किया। अश्विनी जी, ये चाहते हैं कि अश्विनी जी, आप स्वयं कह रहे हैं कि बीजेपी का
स्वतंत्रता संग्राम में कोई लेना देना नहीं था। मैं तो समझती हूं कि फिर आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटी थी कि इस डिबेट में आप कांग्रेस की सुप्रीमेसी दिखा सकते थे। आप दिखा सकते थे कि ये कांग्रेस का इतिहास कितना दृढ़ है, कितना लंबा है और क्या क्या नहीं किया, लेकिन आपने ये मौका भी खो दिया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी वहां थे ही नहीं। क्यों नहीं थे भैया? जरूरी नहीं है सिर्फ पुतिन से मिलना जरूरी है, शायद। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। सभी को वंदे मातरम। नाविका जी, जैसे प्रभु श्री राम का नाम सुनते ही रावण के अनुयायी भाग जाते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, सुनते ही भूत पिशाच भाग जाते हैं, वैसे ही जब राष्ट्र से संबंधित जितने भी मुद्दों पर चर्चा होती है या कोई भी मुद्दा होता है, उन मुद्दों को सुनते ही राष्ट्र विरोधी लोग भाग जाते हैं। इसीलिए जो आदमी इंदिरा भवन से ललकार देता है कि माय वाइट इज विद द इंडियन स्टेट, वो भी आज भागा हुआ था। भगोड़ा राहुल गांधी जो संसद से वंदे मातरम पे राष्ट्रवाद के ऊपर चर्चा करने से भाग गया। अब यही तो असली कांग्रेस है। उनके परनाना परदादा जो भी हैं, मैं इनके बीच में नहीं बोली। अश्विनी जी आपके बीच में कोई नहीं बोला था, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूँ, डाउन। अब नेहरू जी ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। राहुल प्रियंका जो हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर घूमते हैं, कहते हैं डेमोक्रेसी खतरे में है, विदेश में जाके कहते हैं विदेशी आइए डेमोक्रेसी को बचाइए, वो हमारी हिंदू आस्था का मजाक उड़ाते हैं। और आज तो राहुल गांधी ने राष्ट्रवाद का मजाक उड़ा दिया और प्रियंका गांधी को भी राष्ट्रवाद के ऊपर चर्चा करना, वंदे मातरम के ऊपर चर्चा करना यूजलेस लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूजफुल लगता है वो फिलिस्तीन का बैग लेकर घूमना और नाटंकी करना, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स के वहां पे ड्रामा करना। तो इनको आज एक्सपोज जो किया जा रहा है, आज विपक्ष का जो असली गुस्सा है नाविका जी, वो इस बात कर है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को ये याद दिला दिया कि कांग्रेस की जो नींव है वो तुष्टीकरण पर रखी हुई है। कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए हैं, ये याद दिलाया। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहती हूं कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है, और वो मैं आपको एग्जाम्पल आप ही की डिबेट में दिखा देती हूँ। जब डिबेट की शुरुआत हुई तो जो इनके प्रवक्ता हैं, ये बखेड़ा कह के क्या क्या मेरे को बोल रहे थे। एक हिंदू ब्राह्मण लड़की को जिस तरीके से जलील करने की कोशिश करी गई, मेरे नाम और गोत्र के साथ मजाक उड़ाना शुरू किया गया, ये तो साफ जाहिर है इनको तकलीफ है। अरे भाई साहब, बखेड़े में अगर कोई है ना, तो वो बखेड़ा आपके नेतृत्व का है, बखेड़ा आप लोगों की सोच का है। और इस राधिका खेड़ा ने उस बखेड़ा को सब एक्सपोज कर दिया। और भूलिए मत, आपके कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड भी एक खेड़ा है, वो भी हिंदू ब्राह्मण है। तो आप लोगों की जो सोच है ना अंदर की, नाम तो आप लोगों के हिंदू है अश्विनी भाई साहब, लेकिन हिंदू के नाम पर हमेशा हमला करना, वार करना, वैसे आपने जो ऑब्जेक्शन की वो बिल्कुल सस्टेन्ड है। किसी के नाम से खिलवाड़ करना मुझे लगता है कि किसी भी आर्ग्यूमेंट को ओछा बनाना है, और किसी के नाम को बिगाड़ना, तोड़ना, मरोड़ना, अश्विनी जी इससे तो कम से कम ऊपर उठ जाइए। इससे तो बेहतर आर्ग्यूमेंट आपके पास जरूर जेब में होंगे, नहीं है तो मैं कह नहीं सकती कि कांग्रेस किस दौर से गुजर रही है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल आपसे है। अब ये बात तो सच है ना कि नेहरू जी ने चिट्ठी लिखी थी सुभाष चंद्र बोस को कि भाई ये संस्कृत है और इससे मुसलमान इरिटेट हो जाएंगे, इस राष्ट्रगीत पर आप ज्यादा इंसिस्ट ना करें, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो कहीं ना कहीं इसे देखकर प्रभावित होंगे, प्रवोक होंगे। तो फिर ये तो तय है ना कि ये पूरा जो राष्ट्रगीत है, इसकी काट छांट, इसमें जो माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की बात है, ये सब इसीलिए काटी गई थी ताकि मुसलमानों को इरिटेट नहीं होना चाहिए। तो फिर ये वही बात हुई ना कि किसी ना किसी तरीके से आप बस यूं ही मुसलमानों को खुश करना, वोट बैंक की राजनीति करना, और बस जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा एमएनसी बना देना हर चीज को, यही तो एजेंडा था ना। देखिए, सवाल है कि आपने देखा कि पार्लियामेंट में किस तरह से वंदे मातरम, मतलब माना गया था कि वंदे मातरम जो गीत था सबको जोड़ने की बात कर रहा था। और वंदे मातरम को जब बंकिम चंद्र ने लिखा, इसको क्यों लिखा 1857 में, जब 1857 का विद्रोह मंद पड़ने लगा था धीरे धीरे, तो बंकिम चंद्र जी को लगा कि राष्ट्रभक्ति जगानी, देशभक्ति जगानी, भारत माता के प्रति हमारे देशवासियों को प्रेम जगाना है, तो उन्होंने ये गीत लिखा वंदे मातरम। और धीरे धीरे उसका असर देखने को मिला कि लोगों के अंदर में अपनी देशभक्ति जगती चलेगी, और थोड़े थोड़े बाद इतनी चरम सीमा पे गई कि 1800
1905 में 1905 में और 1908 तक इसको अंग्रेजों ने बैन कर दिया, गाने से रोक दिया, क्योंकि गली गली में गीत गाने लगे थे, लोगों के अंदर जज्बा पैदा हो गया था। आपने धीरे धीरे देखा अशफाकुल्लाह खां फांसी पे लटक गए वंदे मातरम करते करते, चाहे भगत सिंह हो, जगत गुरु हो, सुखदेव हो, वो भी फांसी पे लटक गए वंदे मातरम करते करते एक दिन देश को आजादी मिली। तो वंदे मातरम ने जोड़ने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान को एक साथ लेके आई। आजादी के आंदोलन में इसने कितना कहते हैं बढ़ चढ़ के इसका लोगों ने इसको गाया, गीत गाया। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी से तो मेरा सीधा सा सवाल है, एक तो अंग्रेज थे जिन्होंने 1905 से 1908 तक वंदे मातरम को बोलने से रोका, उस पर बैन लगाया था। तो भैया आज तो अंग्रेज नहीं है, आपने राज्यसभा में क्यों बोलने से मना कर दिया? पार्लियामेंट के अंदर में आप क्यों भारत वंदे मातरम को बोलने से यार यहाँ पे जय हिंद बोलने से आप रोकना चाहते हो? मेरा सवाल सीधा भारतीय जनता पार्टी, जय हिंद बोलने से आपको किसने रोका? जय हिंद नहीं, वंदे मातरम बोलने से भी किसने रोका? आप बताइए क्या नोटिफिकेशन क्या दिया है उन्होंने अपना जो उसमें डायरेक्टिव दिया राज्यसभा? राधिका खेड़ा जी जवाब बता दीजिए। राधिका खेड़ा जी। नाविका जी, प्रॉब्लम ये है कि जो गांधी परिवार ने 55 साल मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, जवाब दे रही हूँ। राज्यसभा का बता दो बस, वो गांधी परिवार की चर्चा नहीं हो रही, चर्चा देश की हो रही है। नहीं बोली, आप सुनने की क्षमता रखिए, मैं आपके बीच में नहीं टोकूंगी, आप स्टूडियो में, आपके पास वो एडवांटेज है। पहली बात, आप लोग गांधी परिवार के पढ़ाए हुए टेक्स्ट बुक से पढ़ के आते हैं, इसलिए आपको यही पढ़ा। कंप्लीट करने दीजिए, फिर बोलूंगी। उसी टेक्स्ट बुक से पढ़ के आते हैं, क्योंकि 40 साल पहले, 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं जब ये नोटिफिकेशन आया था, और हमारी सरकार नहीं थी जब ये कहा गया था वंदे मातरम हो, जय हिंद हो, ये चीजें नहीं बोली जाएंगी। और ये पार्लियामेंट का डिसीजन नहीं था, ये उस समय की सरकार का था, और ये लगातार बार बार रिपीट होता जा रहा था। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रही हूँ, अगर आज प्रधानमंत्री जी आज अगर वंदे मातरम पे ये चर्चा हुई है तो इसकी भी एडिटिंग होगी, पढ़ के आया करिए। नाविका जी, इसका फैक्ट चेक करा लीजिए, 40 साल पहले का नोटिफिकेशन है। संसद भवन में आप उसको बोलने पे रोक लगाई आपने। अरे तो आप उसका नहीं, उन्होंने लगाई थी तो आपने क्यों लगा दी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भदौरिया जी, आपकी बात का जवाब मिल गया, ये पुराना नोटिफिकेशन है। तो मैंने तो इसके पुराना नोटिफिकेशन मतलब आपने भी जारी रखा, आप भी जारी रखेंगे, मतलब पार्लियामेंट के अंदर में वंदे मातरम और जय हिंद नहीं बोलने देंगे। अगर पुराना नोटिफिकेशन था तो आप कैंसिल कर देते हैं ना भाई, वहाँ चर्चा होगी वंदे मातरम पे। वंदे मातरम का मैं आप फेडर लोअर कर रही हूँ। राधिका खेड़ा जी, ये नोटिफिकेशन कैंसिल होगा नहीं होगा, अब तक क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब दें। 500 साल का स्ट्रगल खत्म होकर राम मंदिर किसने बनाया? हमने बनाया। 370 हटाने की अगर किसी में हिम्मत थी तो हमारे में थी। आज जब देश पूरा सीधा सवाल पूछ रहा है वंदे मातरम से किसे दिक्कत है, तो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने साफ आके बताया कि वो पार्टी जिसके डीएनए में तुष्टीकरण है। और ये बात कर रहे थे 1905 की, तो मैंने याद दिला दूं, जब 1905 में वंदे मातरम गाने पे कोड़े मारे जाते थे, बच्चों को जेल में डाला जाता था, खुदीराम बोस की बात करी, मदन लाल ढींगरा की बात करी, अशफाकुल्लाह खान की बात करी, कहां थी कांग्रेस तब? तो आप कहां थे? आप अपना बताओ ना, भारतीय जनता पार्टी कहां थी? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कहां थी? भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं थी, अगर आपके पास थी, तो आपने इतिहास की कौन सी रक्षा कर ली? कांग्रेस ने कौन सी रक्षा कर ली? स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि बार बार ये ऑब्जेक्शन आ जाता है कि बंगाल का चुनाव है इसीलिए वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। मुझे बताइए कि बंगाल का चुनाव ना होता तो क्या वंदे मातरम का अस्तित्व ना होता? ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? मेरी समझ में नहीं आया, जरा समझाएं। नहीं, देखिए, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। देश की आजादी के अंदर में जिन प्राण पुरुषों ने, जिन ऋषियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया, आज उनके बारे में लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं। कोई दादा बोलता है, कोई पश्चिम बंगाल में आता है तो मुख्यमंत्री को दीदी और दीदी बोलता है, तो बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। आप न तो बंगाल को समझते हैं, न बंगाल की इज्जत करते हैं। बंकिम दा को आप कभी बंकिम दा बोल रहे हैं? 187 साल उम्र होती अगर आज बंकिम चंद्र ऋषि जिंदा रहते तो। उनके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, आप राजनीतिक कर रहे हैं उस मंच से। आप संसद में भी राजनीति का हथियार बना रहे हैं, संसद भवन को भी, जहां पर आपको एकदम क्लीन एक बात है कि आज देश की आत्मा वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारों, जनगण मन अधिनायक जय हो, इनके ऊपर देश की आत्मा लोग मरते हैं, बंदूक लेकर के सेना के वीर जवान मरते हैं। अगर आज उसको अगर राजनीतिक हथियार किया जा रहा है, आप मुझे बताइए
595 करीबन काला पानी में सजा हुई लोगों को, जिसमें करीब 398 लोग बंगाल की धरती से थे, 95 लोग पंजाब से थे। पूरे देश की बात कर रहा हूं जिनको काला पानी की सजा हुई। आज जो लोग वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था, कहां थे वो लोग? तब अंग्रेजों की मुखबिरी कौन कर रहा था? मैं नाम नहीं लूंगा। किन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का, मैं बंगाल में इनके पूर्वज नेताओं की बात कर रहा हूं, किन्होंने अंग्रेजों का हाथ से साथ हाथ मिलाया, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मगर आज देश ये देख रहा है, ये हास्यास्पद स्थिति पैदा कर दी है देश के अंदर में। मुख्य मुद्दों से देखिए, पिछली बार ये बंगाल की मनीषियों की पूजा नहीं करते हैं। अमित शाह की रोड जुलूस निकलती है, उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति केसरिया रंग का गमछा डाल के हुड़दंगियों ने तोड़ दी। इनके नेता जेपी नड्डा जाते हैं शांति निकेतन में, बोलते हैं कि कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की यह जन्मस्थली है। इनको बंगाल के बारे में, बंगाल की अस्मिता के बारे में नहीं पता है। कितनी कुर्बानियां 1905 में, मैं अनुराग जी ने एकदम सही कहा, 1905 में जब भंग हुआ, अंग्रेजों ने बंगाल को तोड़ने की जो साजिश की, आज तक ये वही तो सरकार है जो अंग्रेजों की तलवे चाटते थे, वही लोग आज सत्ता में आकर के बैठे हैं और उसी जगह इतिहास में ले जाके खड़ा कर दिया है कि आज वंदे भारत पे चर्चा करो, आज वंदे भारत पे चर्चा करो। वंदे भारत नहीं, वंदे मातरम है मेरे भाई। यही तो प्रॉब्लम है। जो बंगाल से आते हैं उन्हें बाकियों का कुछ भी बोलना इतना बुरा लगता है कि वंदे मातरम कब वंदे भारत बन जाता है पता ही नहीं चलता। और आनंद रंगनाथन, मैं इसी मुद्दे पर आपसे पूछना चाहती हूं, वंदे मातरम पर अगर बंकिम चैटर्जी को बंकिम बाबू की जगह एक बार प्रधानमंत्री ने बंकिम दा बोल दिया, गलती दुरुस्त की, और उसके बाद जब बोला बंकिम बाबू बोला, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोला, हर बार बोला, एक स्लिप ऑफ टंग को ऐसे पकड़कर बैठ गए हैं तृणमूल कांग्रेस वाले। अब जो स्लिप ऑफ टंग हुआ कि वंदे मातरम और वंदे भारत में फर्क नहीं रह गया, तो आप क्या कहेंगे इस दशा को? नाविका जी प्रणाम आपको और आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को। मैं तो सबसे पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके दर्शक भी कहते हैं कि पहले आनंद को पहले बुला के इससे कहलवा के रफा दफा किया करो, क्योंकि जब तक इसकी टर्न आती है तब तक इतनी फेक न्यूज फैलाई जा चुकी होती है कि हम चाहते हैं कि आनंद वो फेक न्यूज का पर्दाफाश करे। अब ये 3 स्पोक्स पर्सन हैं यहाँ पे, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, टीएमसी के। इतनी भयंकर फेक न्यूज इन तीनों ने फैलाई है कि मेरे अंदर के कीड़े जाग चुके हैं। अगर मैं फेक न्यूज ना एक्सपोज करूं तो मेरे को एक्स्ट्रा टाइम आप देंगे कि नहीं देंगे? आज तो अनुराग भदौरिया जी ने आपको गो अहेड दे दिया है, बोले वो अपना समय आपको दे रहे हैं। चलिए, कौन सी फेक न्यूज थी? थैंक यू। हाँ, थैंक यू। अब मैं सबसे पहले अश्विनी जी पे आता हूं। इनकी फेक न्यूज, क्या इनको मालूम है कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पे इतनी चर्चा हो चुकी है, पहले ये क्यों फैलाते हैं फेक न्यूज भाई? एक थे फजलुल हक, उनकी सरकार थी, उनको मुस्लिम लीग का सपोर्ट था, मुस्लिम लीग ने वो सपोर्ट हटा लिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने और सुभाष चंद्र बोस की पार्टी ने उसको सपोर्ट किया। उस गवर्नमेंट में, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट नहीं, फजलुल हक के पार्टी, केपी पार्टी, उस पार्टी में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे नंबर 1। अब मैं आता हूं फेक न्यूज अनुराग भदौरिया जी की। कह रहे हैं कि बीजेपी ने क्यों कह रखा है नोटिफिकेशन कि वंदे मातरम ना गाया जाए पार्लियामेंट में। फेक न्यूज नंबर 1, क्योंकि ये यूपीए 2005 का नोटिफिकेशन था कि आप स्लोगनेरिंग करके नहीं, गाना अलाउड है, स्लोगनेरिंग नहीं कर सकते। स्लोगन में क्यों रोका? 1 मिनट सुनिए, अभी बात सुनिए। अभी आप प्लीज, अभी आप मिनिस्टर हैं, आप सुन लीजिए। तो वो स्लोगनेरिंग, chanting to disrupt the house, sloganeering of वंदे मातरम। अरे वंदे मातरम से कौन सा हाउस रुक रहा है भाई? वंदे मातरम से आप बोलने देना अनुराग भदौरिया जी, आप बोलने दें उन्हें बात। आप नहीं समझेंगे, आप पार्लियामेंटेरियन नहीं है, आप नहीं समझेंगे। नारे लगाना पार्लियामेंट के अंदर अलाउड नहीं है। सारे फेडर डाउन, सिर्फ आनंद रंगनाथन। थैंक यू। अब 2 डाउन 1 टू गो। ये हैं टीएमसी के पुरोहित जी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। अब इनका फेडर डाउन मत करिए, क्योंकि ये भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। आई होप सो, हम दोनों दोस्त हैं। मैं इनसे एक पूछना चाहता हूं, सीधा सा सवाल। एक नेता ने बिफोर इंडिपेंडेंस कहा था, एक नेता थे, उन्होंने कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट इज इनसेन, आई डोंट सपोर्ट इट एंड इट शोज द बैंक्रप्सी ऑफ स्टेट्समैनशिप।
आप क्या उस नेता को कंडेम करेंगे जिसने ये कहा था? क्या ये कंडेमनेबल है, ये रिमार्क? हाँ या ना? 100% कंडेमनेबल है। अगर भारत छोड़ो आंदोलन के समय कोई भी व्यक्ति अगर अंग्रेजों के साथ खड़ा है तो देश की आजादी में उसका कोई योगदान नहीं है। क्या आप कोई भी व्यक्ति हो, आप जिसकी भी बात करें, नाम लेकर के बात करिए। ये स्टेटमेंट कंडेम करते हैं, कंडेम करते हैं। आप कंडेम करते हैं, कोई भी व्यक्ति, आप कंडेम, नाविका आप देखिए, नाविका उन्होंने कंडेम किया, उन्होंने कंडेम किया, आप अपनी बात कहें। हाँ, अब उन्होंने कंडेम किया ना, ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब कहिए कि यू कंडेम अंबेडकर, कहिए, बोलिए। हो गया आपने सबका बोल दिया, हम लोग बोल रहे हैं, बोलिए। अंबेडकर जी ने किया तो आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सही बना रहे हैं। आप क्या बताना चाहते हैं? आप जब मुझसे बात कर रहे हैं, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सही बता रहे हैं। अब नाविका, इन तीनों का पर्दाफाश हो गया ना। देखिए मेरा सारा टाइम निकल गया, मुझे 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट। पर्दाफाश हो गया, कहां हो गया? 2 मिनट। अरे पर्दाफाश तो आपने खुद अपना करवा लिया, झूठ बोल बोल के। अच्छा, वो ठीक है, पर्दाफाश हो गया। दुनिया देखो, इधर से उधर घुमा दिया। यहाँ फैक्ट रखना, पॉलिटिक्स में फैक्ट रखना सबसे बड़ी मुसीबत। बचाइए मत उनको, रंगराजन को बचाइए मत। ये कह रहे पर्दाफाश कर दिया। मैंने बोला कि पार्लियामेंट के अंदर में आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते, स्लोगन के रूप में सही। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। आपने कहा गा नहीं सकते, अरे मैं स्लोगन के रूप में आप बोल नहीं सकते, तो आपने क्या पर्दाफाश कर दिया इसमें? भाई ये सरकार। तो जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब। हाँ, अब आप सुनिए, ये इनका हो चुका है। अब ये बस लंगोट, भागते भूत की लंगोट पकड़। सुनिए नाविका जी, मुझे 2 मिनट आप बताओ क्या हुआ गलत। सुन लीजिए, पूछो। नाविका 10 बार बोल चुका हूँ, अनुराग जी मान जाइए। अच्छा, फेडर डाउन आनंद रंगनाथन, 30 सेकेंड। बोलो। थैंक यू सो मच। 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट लूंगा क्योंकि मैं देश हित में बात करने वाला हूं, इसलिए माफी चाहता हूं। अरे नाविका, अनुराग जी प्लीज अनुराग जी। देने का काम विपक्षी दलों का है। आप देश हित में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो अनुराग भदौरिया जी डिसाइड करेंगे। क्यों भाई? वो अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात करिए। आनंद रंगनाथन, बाकी फेडर डाउन आनंद रंगनाथन। हाँ, देखिए मैंने तीनों को कटकरे में निकाल के वो किया एक्सपोज, तो मैं अपनी गुड फ्रेंड राधिका जी को क्यों बख्शूं? इनका भी नंबर आ गया है। देखिए मोदी जी, ये बात कह के एकदम सच है कि कांग्रेस ने ये किया। यस, एंटी इंडिया था ये, यस, डर गए जिना से, लेकिन वो 70 साल पहले किया था। मोदी जी ये बात को लाके भुला क्यों रहे हैं? अगर दम है तो वो 2 पैराग्राफ इंक्लूड करिए ना, जिसमें कह रहे हैं कि आप ही दुर्गा हो, आप ही सरकार इसे इंक्लूड करेगी। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है, जनता के भी सवाल है। मोहित सिंह गोंडा यूपी से पूछ रहे हैं, देश के राष्ट्रीय गीत की चर्चा संसद में होने से विपक्ष क्यों परेशान है? क्या वोट बैंक की चिंता सता रही है? रोहित कुमार रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, वंदे मातरम राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, तो फिर संसद में उस पर चर्चा को फजूल बताने के पीछे मंशा क्या है? राजीव वाजपेयी लखनऊ से पूछ रहे हैं, तुष्टीकरण के लिए राष्ट्रगीत के विश्वासघात वोट बैंक के लिए किस हद तक जाएगी कांग्रेस पार्टी? मैंने आपसे नाविका जी पहले बोला, अंग्रेजों ने 1905 में हमारे राष्ट्रगीत पे, इसको गाने पे, बोलने पे रोक लगाई थी। आज सदन के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में कि हम स्लोगन नहीं बोल सकते, हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते, हम यहाँ पे वंदे मातरम क्यों नहीं बोल सकते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन आप इसका नोटिफिकेशन को या जो भी डायरेक्टर आपने दिया, इसका डायरेक्शन दिया, अरे यार पहले से था तो आप कैंसिल कर देते ना। बोलते हम वंदे मातरम की चर्चा भी कर रहे हैं, बार बार उठाकर आप असीम वकार साहब का टाइम खाना चाहते हैं और मैं ये अलाउ नहीं करूं। असीम वकार साहब, बिल्कुल नहीं। असीम वकार साहब, मैं आपसे सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं। असीम तो मिलने चाहिए ना, 4 सवाल थे। असीम वकार साहब को समय नहीं मिलना चाहिए? 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, फिर नहीं देना मुझे। हमने बार बार बोला वंदे मातरम ऐसा गीत जिसने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करती, हिंदुस्तान को एक मंच पे लेके आया, उनके अंदर क्रांति पैदा हुई और सबने मिलकर देश की आजादी के आंदोलन में भाग लिया, देश को आजाद दिलाया। मैं भारतीय जनता पार्टी लेकिन फिर आज अखिलेश यादव जी ने क्यों कहा कि ये विभाजनकारी है, ये दरारकारी है? मुझे नहीं समझ आया। लेकिन असीम वकार साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बीजेपी बोला था, बीजेपी, आप गलत बोल रही। बीजेपी विभाजनकारी है, बीजेपी दरार डालने वाली है, अनुराग भदौरिया के लिए बोला था। अनुराग भदौरिया जी, मैं बोल लूं? हम बड़ी मेरा शो है, मौका मिला है आपके शो में।
शो है, मैं बोल लूं? जब मैं बाहर रहता हूं तो आप फेडरल डाउन करती हैं। सिर्फ आज मैं फेडरल डाउन होगा कैसे? सिर्फ नहीं तो आप अराजकता फैलाने के लिए आए। नहीं तो फिर असीम वकार से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, उनसे भी वार्ता करने का मेरा अधिकार है। मैं पूछना चाहती हूं कि अशफाक अल्लाह खान को कोई प्रॉब्लम नहीं है वंदे मातरम बोलने में, और मैं ये भी आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि मेरे आखिरी वक्त में वंदे मातरम अल्लाहू अकबर दोनों रहेंगे। खान अब्दुल गफर खान साहब भी वंदे मातरम को गाते थे। शौकत अली, मोहम्मद अली जौहर भी खिलाफत आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गाते थे। आज की पार्टियों को, खास करके जिन्हें एक तुष्टीकरण की राजनीति करनी हो, इन पार्टियों को वंदे मातरम से इतना परहेज क्यों है? अब वकार साहब, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूं। मैडम, पूरा 35 मिनट आपने बिठा कर रखा, और जब खत्म होने वाली हुई डिबेट तो आपने मुझे बुला लिया। मेरा सबसे पहला सवाल, ये सबकी बातें मैंने सुनी, मेरे दिमाग में किसी की बात नहीं घुस रही है, लॉजिक पे बात ही नहीं कर रहा कोई। जिस वंदे मातरम को गाने वाले और जिस वंदे मातरम का नारा लगाने वाले लोगों को फांसी अंग्रेज दे रहे थे, उसी वंदे मातरम को लिखने वाले को प्रमोशन क्यों दे रहे थे? सवाल नंबर 1, भाई जिसने लिखा वो डिप्टी मजिस्ट्रेट से कलेक्टर बना दिया गया, और जिसने गाया और नारा लगाया उसको फांसी चढ़ा दिया गया। अंग्रेजों की टेक्निक समझिए आप। ओसामा बिन लादेन को उन्होंने पैदा किया, उसी पे बैन लगाया। ISIS को उन्होंने पैदा किया, उसी पे बैन लगाया। सर सैयद अहमद, अल जजीरा उनके ही सपोर्ट से चलता है और उसी पे बैन लगाते हैं। ये अंग्रेजों की टेक्निक है मैडम। दूसरी बात, अंग्रेजों ने बैन लगाया इस पर। आजादी से पहले मुझे एक सबूत दीजिए कि RSS ने कभी वंदे मातरम गाया। एक सबूत दे दीजिए, मैं जवाब दे दूं। क्योंकि ये अंग्रेजों के साथ थे। दूसरी बात, बहुत अहम सी बात है, बात खत्म होने वाली है। आप कह रहे हैं वंदे मातरम क्यों नहीं गाएंगे? मैं मोदी जी से, शाह साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आपने पिछली सरकार में कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे बच्चों को। आप अपना वादा निभा दीजिए। मैं सुबह एक वीडियो बना के डालूंगा रोज आपके लिए, मैं गाऊंगा। अच्छा, तो आप इसीलिए वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं क्योंकि 2 करोड़ नौकरियां नहीं हो रही। ये बहाना अल्टीमेटली आपको मिला है। राधिका खेड़ा जी, RSS क्यों नहीं गा रही थी? सवाल पूछा, वकार साहब ने जवाब दिया। मुझे आपने बोलने नहीं दिया, मुझे आप बात नहीं कर। अच्छा, अभी आपके सवाल और बाकी है? अच्छा, आप बोलिए बोलिए, मैंने सोचा आपका सवाल हो गया। नहीं, आप बोले। नहीं, कोई सवाल नहीं हुआ। ये जो सिरप, नकली सिरप वाले लोग हैं, इनके मकानों पे और फैक्ट्रियों में बुलडोजर चलाइए, देखिए मैं गाऊंगा। ये जो उत्तर प्रदेश में टीचर स्ट्राइक कर रहे हैं, आंगनवाड़ी वाले और ये हमारे शिक्षक, आप इन सबको नौकरी पक्की कर दिए, देखिए मैं गाऊंगा। आप पेट्रोल वापस 35 रुपए में ले आइए, देखिए मैं गाऊंगा। कंडीशनल गाना क्या होता है नाविका? आप हमारी औरतों को सिलेंडर 350-400 में दीजिए, देखिए मैं गाऊंगा। कंडीशनल गाना क्या होता है? आप मुझे खाना दे दो, गाऊंगा। देशभक्ति क्या कंडीशनल है क्या? देशभक्ति कंडीशनल है क्या? कौन से देश को प्यार करते हैं आप कि ये कर दो फिर गाऊंगा, ये कर दो फिर गाऊंगा? सर, मैं तो जनता की बात कर रहा हूं। गाना नहीं होता देश के लिए। मैं तो जनता की बात कर रहा हूं। मुझे एक सबूत दे दीजिए, एक सबूत कि आजादी से पहले गाऊंगा। RSS ने एक बार भी गाना गाया हो, मैं आपकी बात मान लूंगा। क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे रंगनाथन जी, आप जैसे न जाने कितने आए, कितने चले गए। अरे आपका दिमाग में यहाँ तो टिके हुए हैं, यहाँ तो हम टिके हुए हैं, लेकिन आपके पूर्वज तो हो गए ना। मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने वंदे मातरम गाया उनको फांसी, और जिन्होंने वंदे मातरम लिखा उनको प्रमोशन। क्या कमाल की राजनीति कर रहे हैं आप सर? नहीं, एक सेकेंड, आप वंदे मातरम पे लांछन लगा रहे हैं क्या? वंदे मातरम गाने पे लांछन लगा रहे हैं? आपको पसंद नहीं है वंदे मातरम? मैं आपसे नहीं कह रहा आप गाइए, लेकिन कंडीशनल क्या बना रखा है आपने? सोच पे लगा रहे लांछन। क्या लगा रखा है आपने यहाँ पे? सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था? सर सुन लिया लोगों ने। सर सैयद अहमद खान को भी क्रिटिसाइज कर दीजिए। आप मोदी नहीं है, आपसे बहस नहीं कर दीजिए। वाइसरॉय काउंसिल में थे, और आपके पूर्वजों की तो क्या बात कहूं मैं। अम्बेडकर को क्रिटिसाइज करिए, कहिए कि वो अम्बेडकर देश के लिए नहीं लड़े, आजादी के लिए, वो वाइसरॉय काउंसिल में थे, बोलिए हिम्मत है तो।
डर के मत भागिएगा, 4 नींबू निचोड़ने से दूध भी इतना नहीं फटता। वो काम आपका है, वो काम हाँ, आपका आप नहीं बोलोगे ना अम्बेडकर पे, डर गए ना, मातरम गाया उसे फांसी, डर गए, कांप रहे हो, मातरम लिखा वैसे असीम वकार साहब, मैं हैरान हूं कि आपके दिमाग में, आपके दिल में अगर नेशनलिज्म है, पेट्रियोटिज्म है, तो वो कंडीशनल है। ये होगा तो मैं ये करूंगा, ये होगा, अरे भाई नहीं करिए, दिल से नहीं आता तो मत करिए। फिर इस देश में दूसरे लोगों को आप पेट्रियोटिज्म मत सिखाइए, आप राष्ट्रवाद मत सिखाइए किसी को। राधिका खेड़ा जी, आपने कंडीशंस की फहरिस्त सुन ली है असीम वकार साहब की? नाविका जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अनुराग जी को बोलिएगा, मैं 40 सेकंड बोलूंगी, 3 इंपॉर्टेंट मुद्दों के जवाब देने, बीच में ना टोके। अब ये जो आरएसएस पे सवाल उठा रहे थे भाई साहब, इनको मैं बता दूं, आरएसएस की शाखाओं में शुरू से ही वंदे मातरम गाया जाता है और आज भी गाया जाता है। शुरुआत वंदे मातरम, भारत माता की जय और एक आत्मा स्तोत्र गाया जाता है, तीनों गाए जाते हैं और ये हमेशा से गाया जाता है। देखना है तो जाके देख लीजिए, हमारी शाखा में आप आमंत्रित है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। रही बात आप गाएंगे नहीं गाएंगे, इसका जवाब निर्मला सीतारमण जी ने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में दिया है कि हमने कितने रोजगार दिए हैं। तीसरा, मत गाइए, हम चाहते भी नहीं, जो बाबर की मस्जिद नाम पे मस्जिद बना रहे हैं, उस हुमायूं को अपनी पार्टी में ले रहे हैं, वो गाए, मत गाइए, आप तो है ही भारत विरोधी। नहीं, अगर गांधी जी कहते हैं कि मुझे 3 पीस सूट नहीं मिलेगा तो मैं नहीं देश की आजादी के लिए लड़ूंगा। अगर इस देश के लोग, जितनी बार इस देश में आजादी की पुकार उठी है, अपने घर से लोगों ने गहने दिए, वो कहते हैं कि अगर हमें इसके रिटर्न में ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा तो हम नहीं देंगे। किस तरह की आपने ओछी बात कर दी आज वकार साहब। मैं तो हैरान हूं कि इस तरह की सोच भी रहती है और जनता यही कह रही है। मैं जनता के कुछ सवाल रखना चाहती हूं। संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से कह रहे हैं, आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम एकता का मूल मंत्र था, कांग्रेस ने इस एकता के मूल मंत्र के खिलाफ षड्यंत्र क्यों किया? राकेश कुमार नोएडा से कहते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे तो इसलिए देश की नींव रखने वाले का जिक्र तो हमेशा आएगा ही, कांग्रेस को बुरा क्यों लगता है? सवाल यह भी है जो हमने आज सर्वे में पूछा, क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए? 25,000 लोगों ने इस पर रिस्पॉन्ड किया। 82% कहते हैं कि हां, इस तुष्टीकरण की राजनीति ने ही इस राष्ट्रगीत के टुकड़े कर दिए। नहीं कहने वाले 16%, कह नहीं सकते 2%। लेकिन दर्शकों, आज कहीं ना कहीं मेरे अंदर तो एक टीस उठ रही है। यहां बैठकर वंदे मातरम पर तो बहुत डिबेट हुई, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आप ये कर देंगे तो मैं गाऊंगा, वो कर देंगे तो मैं गाऊंगा। यानी देश के लिए इतनी शर्तें, शर्तों पर देश से मोहब्बत की जाती है? क्या ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी उस वक्त करते तो आज ये देश स्वतंत्र होता? मैं मान नहीं सकती कि वाकई इस तरह की सोच आज भी इस देश में कुछ पार्टियों की है। तुष्टीकरण समझ में आ रहा है कुछ कि वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन ये शर्तों वाली देश से मोहब्बत, ये कौन सी राजनीति है? मेरी समझ में नहीं आई। आपकी समझ में आई? ये सवाल पब्लिक का है। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।